पेज नंबर 45, 8वां अध्याय। उनके विषय में जो धूर्तता द्वारा प्राप्त करते हैं। एक, किंतु क्योंकि सामान्य व्यक्ति दो प्रकार से राज्य का पद पाता है, जिन्हें न तो पूरी तरह से भाग्य है, न गुणों के ही कारण कहा जा सकता है, उन्हें छोड़ देना मुझे उचित नहीं लगता। यद्यपि उनमें से एक का विस्तृत विवेचन गणतंत्रों पर विचार करते समय किया जा सकता है। ये इस प्रकार है, जब या कोई किसी धूर्तता या अनैतिक मार्ग के माध्यम से राज्य प्राप्त करता है, या जब कोई सामान्य व्यक्ति अपने अन्य नागरिकों की कृपा से अपनी मातृभूमि का राजा बन जाता है। और पहले प्रकार के विषय में चर्चा करते हुए इस बात पर और अधिक विस्तार से विचार न करते हुए उसे दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट करूंगा, एक पुराना, दूसरा आधुनिक, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिसे आवश्यकता पड़ेगी उनका अनुकरण करना पर्याप्त होगा। दो, आगातोक्ले सिचिलियानो, सिसली निवासी, केवल सामान्य स्थिति का ही नहीं किंतु बहुत ही दरिद्र और पिछड़े वर्ग का था। साइकारूज का राजा साइराकूज का राजा हो गया। वह एक कुमार के घर में पैदा हुआ था। अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में उसने सदा अनैतिक जीवन बिताया था। ऐसे होते हुए किंतु अपने अनैतिकताओं को मन और देह के अनेक गुणों से समन्वित करके वह सेनाएं भर्ती हो गया और उसे सेवा की विभिन्न स्थितियों को पार करता हुआ साइराकूज के प्रेतोर दंडाधीश पद पर पहुंच गया। उस पद पर पहुंचने पर उसने राजा बनने का निश्चय किया और क्रूरता पूर्वक तथा दूसरे उसकी शक्तिमान ने इसकी चिंता किए बिना जो पद उसे अनायास प्राप्त हो गया था, उस पर पूरा अधिकार कर लिया। अपनी इस योजना के विषय में कायरेज के हेमिलकार से, जो अपनी सेना लिए सिसिली में युद्ध कर रहा था, समझौता करके एक दिन सवेरे साइराकूज की जनता तथा सेनेट की सभा की मानव गणतंत्र से संबंधित प्रसंगों के विषय में उनसे चर्चा करनी थी और एक पूर्व निश्चित संकेत देकर अपने सैनिकों द्वारा भी सभी सेनेटरों और जनता के अधिक समृद्ध लोगों की हत्या करवा डाली। जब वे मर गए तो बिना किसी नागरिक विरोध के उस नगर के राजपथ पर आसीन होकर अपने अधिकार में ले लिया। और यद्यपि करथेजबालों ने उसे 2 बार हराया और घेर लिया, तथापि केवल उसने अपने नगर की ही रक्षा नहीं की किंतु अपनी सेना का एक भाग उसकी रक्षा के लिए छोड़कर दूसरे भाग से अफ्रीका पर आक्रमण किया और थोड़े ही समय में साइराइस को घेरे से मुक्त कर लिया और कार्थेजबालों को विपन्न स्थिति में डाला। वे उसे समझौता करने के लिए बाध्य हुए और फलस्वरूप अफ्रीका से संतुष्ट होकर लौट गए और सिसली के आगोतोकले के लिए छोड़े गए। 3, इस व्यक्ति के जीवन और कार्यों पर जो भी कोई विचार करेगा उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी या बहुत ही कम मात्रा में दिखेगी जिसे भाग्य का दिया कहा जा सके। देखने पर लगेगा जैसे ऊपर कहा जा चुका है कि किसी की कृपा से नहीं किंतु क्रमशः सैनिक योग्यता से, जो उसने हजारों असुविधाओं और खतरों में पड़कर अर्जित की थी, राज्य प्राप्त किया और फिर उस अनेक साहसपूर्ण और खतरनाक प्रयत्नों द्वारा अधिकार रखा। किंतु जो भी अपने नागरिकों की हत्या करवाना, मित्रों से विश्वासघात करना, विश्वासहीन, निर्दय, धर्म से विमुख होना गुण पुरुषार्थ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनके माध्यम से कोई राज्य प्राप्त कर सकता है किंतु सुयश नहीं पा सकता। इसलिए यदि आगे तोकले की विषम परिस्थितियों में पड़ने और उनमें से निकल जाने की क्षमता पर विचार किया जाए और विपरीत परिस्थितियों को सहन करने पर उन पर विजय पाने के उसके मन की महानता पर विचार करे, तो नहीं लगता कि किसी भी श्रेष्ठतम नेता से वह कम था। किंतु फिर भी नृशंस, निर्दयता और अमानवता, असंख्य अनैतिकताओं के कारण उसकी गणना यशस्वी श्रेष्ठतम व्यक्तियों में नहीं की जा सकती। अतएव भाग्य का गुण ही किसी को भी उसके लिए श्रेय नहीं दिया जा सकता प्राप्त, जो इससे उसे इन दोनों में से किसी का सहारा लिए बिना प्राप्त हुआ। 4, हमारे समय में ही पोप अलेक्जेंडर छठवें के काल में फेरेमो का वेरोतो कुछ वर्ष पहले बचपन में पितृहीन रह गया। अपने जियोवानी फोलियानी नामक मामा द्वारा पाला पोसा गया। उसको अपनी युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में पाउलो वितेली की देखरेख में सैनिक शिक्षा दी गई थी, इस उद्देश्य से कि सैनिक कला में दक्ष होकर वह सेना में कोई उच्च पद पा सके। पीछे पाउलो के मरने पर उसके भाई वितेलोजो
के निर्देशन में सैनिक शिक्षा पाई और बहुत ही थोड़े समय में योग्य तथा वीर होने के कारण अपनी सैनिक टुकड़ी का सर्वप्रथम सैनिक बन गया। किंतु दूसरों के साथ रहने का दास्ता समझकर फिरंगी के कुछ नागरिकों की सहायता से, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता अपेक्षा दास्ता अधिक प्रिय थी तथा वितेलेस्की की कृपा से फिरमों पर अधिकार करने की योजना बनाई, उसने जियोवानी फिलियानी को लिखा कि अनेक वर्षों से घर से दूर रहते हुए उसे तथा अपने नगर को देखने आना चाहता था तथा किसी सीमा तक अपनी पैतृक संपत्ति से ही परिचित होना चाहता था। और क्योंकि उसने नाम कमाने के लिए इतना परिश्रम किया था और उसके नागरिक यह देख सके कि उसने व्यर्थ में ही समय नहीं खोया, वह सम्मान के साथ अपने मित्रों और सेवकों के 100 घुड़सवारों के साथ आना चाहता था। और उसने प्रार्थना की कि कृपा करके वह फेरमी के निवासियों द्वारा सम्मानपूर्वक स्वागत कराने व्यवस्था करे। यह केवल उसका ही सम्मान करना नहीं होगा, किंतु उसका शिष्य होने के कारण उसका अपना भी सम्मान होगा। 5 जियोवानी ने अपने भतीजे का यथायोग्य सम्मान करने में कोई कमी नहीं की और फेरेमो के निवासियों द्वारा सम्मानपूर्वक उसका स्वागत कराया, उसे अपने घर में ठहराया, जहाँ कुछ दिन रहकर अपने भावी षड्यंत्र के लिए जो कुछ आवश्यक था उसके छिपे छिपे व्यवस्था करके एक बड़े औपचारिक भोज का आयोजन किया, जिसमें जेवियानी फिलियोनी तथा फेरेमो के सभी शुभ संभ्रांत नागरिकों को आमंत्रित किया। भोजन और पेयों तथा ऐसे शुभ अवसरों के उपयुक्त आयोजित सभी मनोरंजनों के समाप्त होने पर लिवेरोतो ने चालाकी से बातचीत को गंभीर विषयों की ओर मोड़ दिया। पोप अलेक्जेंडर और उसके पुत्र चेजारे की महानता तथा उनके साहसपूर्ण कार्यों का बखान करने लगा। तब जब उसकी बातों का उत्तर जियोवानी और अन्य लोग देने वाले थे कि वह यह कहते हुए खड़ा हो गया कि ऐसी बातें अधिक गोपनीय स्थान में करने की हैं, और एक कक्ष में चला गया। वहीं जियोवानी तथा अन्य सब नागरिक उसके पीछे चले गए। वे अपनी जगह पर बैठ भी न पाए थे कि वहाँ की गुप्त जगह से छिपे हुए सैनिक बाहर निकल आए, जिन्होंने जेवियोनी तथा अन्य सभी को मार डाला। 6 उस हत्याकांड के बाद ओलिविरेत्यो घोड़े पर सवार हुआ, उसे मार्गों पर दौड़ाया और उच्चतम मजिस्ट्रेट के प्रासाद को घेर लिया, यहाँ तक कि भय के कारण उन्हें उसकी आज्ञा मानने के लिए राजी होना पड़ा और एक सरकार का गठन करना पड़ा, जिनका उसने अपने को राजा बनाया और उन सबको मरवा डाला जो असंतुष्ट होने के कारण उसे बाधा पहुंचा सकते थे। उसने नए सैनिकों और नागरिक विधानों की व्यवस्था द्वारा अपनी स्थिति ऐसी सुदृढ़ बना ली कि उस राज्य पर अपने 1 वर्ष के अधिकार काल में वह फेरेमो नगर में केवल पूर्ण सुरक्षित ही नहीं हो गया था, किंतु अपने समस्त पड़ोसियों के लिए वह आतंक का कारण हो गया था। और आगातोकले के समान उसको भी पदच्युत करना बहुत ही कठिन हो जाता यदि चेसारे बोर्जिया द्वारा वह धोखे में नहीं डाल दिया गया होता। जब जैसे ही पीछे कहा जा चुका है, सिनीगालिया में ओरसीनी और वितेली को घेर लिया था, वहाँ भी उसे घेर लिया गया था। नरहत्या करने के बाद 1 वर्ष बाद वितेलोजो के साथ, जिसे उसने अपनी दूरता तथा साहस के लिए गुरु बनाया था, वध कर दिया। 7 किसी को यह शंका हो सकती है कि आगतोकले और उसके समान अन्य लोग असंख्य प्रवंचनाओं तथा नृशंसताओं के बाद अपनी मातृभूमि में बहुत दीर्घ काल तक सुरक्षित रूप से जीवन कैसे रह सकते हैं और बाहर के शत्रुओं से रक्षा कैसे कर सकते हैं, और उनके नागरिक नगर निवासियों तथा उनके विरुद्ध कभी विद्रोह नहीं किया गया, जबकि बहुत से दूसरे नृशंसता के द्वारा शांतिपूर्ण समय में अपना अधिकार नहीं बनाए रख सके। युद्ध की विषम परिस्थिति का तो कहना ही क्या है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी नृशंसता के अच्छे या बुरे उपयोग के कारण अच्छी तरह उपयोग में लाई उन्हें कह सकते हैं। यदि बुराई को अच्छाई कहना अन्याय युक्त हो तो जिन्हें अपनी स्थिति की रक्षा करने के लिए बाध्य होकर एक बार प्रयुक्त करना पड़ता है और फिर उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु प्रजा के हित के लिए उनका उपयोग किया जाता है, बुरे ढंग से प्रयुक्त हैं जो यद्यपि प्रारंभ में बहुत कम होती है, किंतु समय के साथ कम होने की अपेक्षा बढ़ जाती है। जो पहले विधि में अपनाते हैं वे ईश्वर तथा मनुष्यों की कृपा से अपने राज्य का किसी प्रकार बचाव कर लेते हैं, जैसे कि आगे तोकले
के साथ हुआ, दूसरों के लिए यह असंभव है कि अधिकार बनाए रख सके। 8, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य को अधिकृत कर लेने पर अधिकार करने वाले को चाहिए कि जो नृशंसता करनी है उसे अवश्य जान पड़े उन्हें कर डाले, तथा उन्हें एक साथ ही कर डाले, जिससे कि प्रतिदिन उसे उनको दोहराना न पड़े, और उनका प्रयोग बंद करके लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न कर सके, तथा उनका हित करके उन्हें अपनी ओर कर ले। जो भयभीत करके या बुरे परामर्श का अनुकरण करके इसके विपरीत आचरण करता है, उसे सदा हाथ में तलवार लिए रहने की आवश्यकता रहती है। वह कभी अपनी जनता के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, और न नित्य नए और निरंतर किए जाने वाले अत्याचारों के कारण उसकी ओर से वे निश्चिंत रह सकते हैं। इसलिए दमन के कार्य सब एक साथ करने चाहिए। सभी एक साथ करने चाहिए, जिससे उनका स्वाद थोड़े समय तक रहे और कम अप्रसन्न हो, और लाभ थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाना चाहिए, जिससे उसका अच्छी तरह स्वाद पा सके। और सर्वोपरि एक राजा को अपनी प्रजा के साथ ऐसा रहना चाहिए कि अनुकूल या प्रतिकूल किसी परिवर्तन के कारण उससे अपनी नीति न बदलनी पड़े, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ने पर दमनकारी नीति के लिए अवसर नहीं रहता, और उदारता दिखाओगे तो वह आवश्यकता पड़ने पर प्रतिकूल परिस्थितियों में दमनकारी नीति के लिए अवसर नहीं रहता, और उदारता दिखाओगे तो वह स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि उसे जबरदस्ती लादने का प्रयत्न समझा जाएगा और तुम्हारा कोई उपकार भी नहीं मानेगा। 9वां अध्याय। असैनिक राज्य में के विषय में। 1, अब दूसरे विभाग पर विचार करता हूँ। जब कोई सामान्य नागरिक धूर्तता या दूसरे असहन हिंसात्मक कार्यों द्वारा नहीं, किंतु अपने अन्य नागरिकों की कृपा से अपनी मातृभूमि का राजा बन जाता है, उसे नागरिक असैनिक राज्य कहा जा सकता है। उसे पाने के लिए न तो पूर्ण रूप से गुण ही आवश्यक है, न पूर्ण रूप से भाग्य ही, किंतु उसे जिसको भाग्यशाली विवेक कहा जा सकता। मैं कहता हूँ कि यह राज्य या तो जनता की कृपा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या बड़े लोगों की कृपा से, क्योंकि प्रत्येक नगर में ये दो विरोधी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि जनता बड़े लोगों द्वारा शासित होने पर शोषित होना नहीं चाहती, और बड़े लोग जनता पर शासन करना तथा उसका शोषण करना चाहते हैं, और इन दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप नगरों में 3 में से कोई एक परिणाम होता है: राज्यतंत्र, स्वतंत्रता या अनाचार। 2, राज्य जनता द्वारा या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। परिस्थिति के अनुसार इनमें पहले या दूसरे की प्रधानता रहती है, क्योंकि बड़े लोग जब देखते हैं कि वे जनता का प्रतिरोध नहीं कर सकते, अपने में से ही किसी एक की प्रशंसा करने लगते हैं और उनकी आड़ में अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उसे राजा बना देते हैं। जनता भी बड़े लोगों का विरोध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर किसी एक को प्रशंसक बन जाती है, और उसकी शक्ति द्वारा सुरक्षित हो सकने के लिए उसे राजा बना देती है। जो बड़े लोगों की सहायता से राज्य पद पाता है, उसकी अपेक्षा उस पर अधिकार बनाए रखने में अधिक कठिनाई जो बड़े लोगों की कृपा से राज्य पद पाता है, उस अपेक्षा उस अधिकार बनाए रखने में अधिक कठिनाई होती है जो जनता की सहायता से राजा बनता है, क्योंकि राजा अनेक लोगों से घिरा रहता है जो अपने को उसके समान समझते हैं, और इस कारण अपनी इच्छा के अनुसार न तो वह उन पर शासन कर सकता, न व्यवस्था कर सकता है। 3, किंतु जो जनता के समर्थन द्वारा राज्य पद प्राप्त करता है, वह अकेला रहता है, या तो उसके आसपास कोई नहीं रहता, या बहुत थोड़े लोग रहते हैं जो उसकी आज्ञा नहीं मानते। इसके अतिरिक्त बड़े लोगों को दूसरों की क्षति पहुंचाए बिना ईमानदारी से संतुष्ट नहीं कर सकता, किंतु जनता को अच्छी तरह किया जा सकता है, क्योंकि जनता की मांगे बड़े लोगों की अपेक्षा अधिक भले उद्देश्य के लिए होती हैं। ये लोग दबाना चाहते हैं, वे दबना नहीं चाहते। इसके सिवाय असंतुष्ट जनता से राजा को कभी अपने को सुरक्षित नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह संख्या बहुल है। बड़े लोगों से सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वे संख्या में कम होते हैं। सबसे अधिक घातक जिसकी किसी राजा को शत्रुभाव रखने वाली जनता से आशंका हो सकती है, वह है कि जनता द्वारा उसका बहिष्कार किया, किंतु शत्रुभाव युक्त बड़े लोगों द्वारा केवल परित्यक्त
किए जाने की आशंका नहीं करनी चाहिए, किंतु इसकी भी आशंका रहती है कि वे उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं, क्योंकि वे नीति कुशल अधिक दूरदर्शी होते हैं, अपने बचाव का ध्यान रखते हुए उस पक्ष के समर्थन की प्रतीक्षा में रहते हैं जिसके जीतने की संभावना रहती है। और एक राजा को एक ही जनता के साथ सदा रहना आवश्यक है, किंतु बड़े लोगों के एक ही दल के बिना भली बातें रह सकता है, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदिन वह उन्हें बना बिगाड़ सकता है, उन्हें अपदस्थ कर सकता है और है पदस्थ कर सकता है। 4 और इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं कहता हूँ कि किस प्रकार महत्वपूर्ण लोगों पर मुख्य रूप से दो तरह से विचार किया जा सकता है। या तो अपने व्यवहार ऐसा रखते हैं कि पूर्ण रूप से तुम्हारे भाग्य के साथ अपने को बांध लेते हैं, या नहीं, जो अपने को संबंध रखते हैं तथा हड़पने वाले नहीं हैं, उन्हें सम्मान और प्रीति मिलनी चाहिए। जो अपने को संबंध नहीं करते, उनका 2 प्रकार से भेद करना चाहिए। या तो वे ऐसे संकोचवश या अपने मन की स्वाभाविक दोषपूर्ण प्रवृत्ति के कारण करते हैं। ऐसा स्थिति में तुम्हें उन्हें पूरा काम निकालना चाहिए जो सदपरामर्श करने वाले हैं, क्योंकि समृद्धि के समय वे तुम्हारा सम्मान करेंगे और बुरे दिनों में उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। किंतु जब महत्वाकांक्षा या किसी उद्देश्य के कारण तुमसे संबंध नहीं होते, तो यह द्योतक है कि वे तुमसे अपने को अधिक समझते हैं, और ऐसे लोगों से राजा को सावधान रहना चाहिए। उसी तरह भयभीत रहना चाहिए जैसे वे खुले शत्रु हों, क्योंकि बुरे दिनों में वो उसको नष्ट करने में पूरा सहयोग देंगे। 5 जो जनता के समर्थन द्वारा राजा बने, उसे चाहिए कि उससे मित्रता रखे। ऐसा करना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि पीड़ा न दी जाए, इसके अतिरिक्त वे उससे और कुछ नहीं चाहते। किंतु जो जनता की इच्छा के विरुद्ध बड़े लोगों की कृपा से राजा बनते हैं, उसे सबसे पहले जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने संरक्षण में लेने से यह उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि लोग जब उससे अच्छा व्यवहार पाते हैं जिससे बुरा बर्ताव पाने की उन्होंने कल्पना की थी, तो अपनी भलाई करने वाले से और अधिक उपकृत हुआ अनुभव करते हैं। ऐसा राजा के प्रति जनता शीघ्र ही उससे अधिक अनुकूल हो जाती है। यदि उसके समर्थन से उसे राज्य प्राप्त हुआ होता, राजा जनता को अपने पक्ष में अनेक प्रकार से कर सकता है, और ये परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अतः उनके विषय में कोई निश्चित नियम नहीं दिया जा सकता, और इसलिए उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। 6 केवल निष्कर्ष के रूप में इतना ही कहूँगा कि राजा के लिए यह आवश्यक है कि जनता मित्र हो, नहीं तो बुरे दिन में कोई उपाय नहीं रहता। स्पार्टा के राजा नाबीदे ने पूरे ग्रीस तथा प्रसिद्ध विजयी रोमन सेना के आक्रमण का सफलता के साथ सामना किया, और उनके विरुद्ध अपनी मातृभूमि तथा अपने राज्य की रक्षा की। और जब विपत्ति आई तो बस थोड़े से ही लोगों से उसे सावधान रहने की आवश्यकता पड़ी। इसके विपरीत यदि जनता उसकी शत्रु होती, तो यह उसके लिए पर्याप्त नहीं होता, और ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरे इस मत का इस प्राय उद्धृत कहावत द्वारा विरोध करेगा, जो जनता को अपने आधार बनाता है वह दलदल में नींव डालता है। ये कहावत द्वारा विरोध करेगा जो जनता को अपना आधार बनाता है वह दलदल में नींव डालता है, क्योंकि यह सत्य है कि जब कोई सामान्य नागरिक जनता को अपना आधार बनाता है और यह मान लेता है कि जनता उसे बचा लेगी, तब शत्रु या दंडाधीशों द्वारा उस पर आक्रमण होता है। ऐसी स्थिति में प्राय उसे धोखा खाना पड़ेगा, जैसा कि रोम में ग्राकी तथा फ्लोरेंस के महाशय जियोर्जियो स्काली के साथ हुआ। किंतु जब जनता को आधार बनाने वाला राजा होता है, तो शासन करने में सक्षम हो तथा साहसी व्यक्ति हो, जो संकट में निराश न हो तथा दूसरी तैयारियों में कमी नहीं करे, और सभी को अपने साहस तथा व्यवस्था द्वारा उत्साहित करे। वह कभी जनता द्वारा धोखा नहीं खा सकता, और वह देखेगा कि उसकी नींव सुदृढ़ है। 7 राज्य उस समय खतरे में पड़ते हैं जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था से उठकर एक तंत्र राज्य व्यवस्था अपनाते हैं, क्योंकि वे राजा या तो स्वयं शासन करते हैं या न्यायालयों के माध्यम से। इस दूसरी व्यवस्था में उनकी स्थिति बहुत कमजोर तथा आपत्तिग्रस्त रहती है, क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से उन नागरिकों की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता है जो न्यायालयों का संचालन करते हैं, जो विशेष करके विपरीत परिस्थितियों में विरोध
करके या आज्ञा न मानकर बड़ी आसानी से राज्याधिकार छीन सकते हैं। और खतरे के समय राजा के लिए एक तंत्र अधिकार प्राप्त करने का अवसर नहीं रहता, क्योंकि नागरिक लोग तथा प्रजा को न्यायालयों से आदेश प्राप्त कराने के अभ्यस्त हो गए हैं। जैसी ऐसी नाजुक परिस्थिति में राजा की आज्ञा नहीं मानेंगे। अतः ऐसी संकटपूर्ण परिस्थिति में सदा ऐसे व्यक्तियों की कमी रहेगी जिन पर भरोसा कर सके। इसलिए ऐसे राजाओं को उस पर आश्वस्त नहीं होना चाहिए जो स्थिति उन्हें शांत समय में दिखती है, वह जब नागरिकों को राज्य की आवश्यकता रहती है, क्योंकि उस समय हर एक व्यक्ति दौड़ता है, वह वादा करता है, और जब बलिदान होने की कोई आशंका नहीं रहती, हर एक उसके लिए प्राण देने के लिए तत्पर दिखलाई पड़ता है। किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में जब राज्य को नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है, तब बहुत ही कम सामने आते हैं, और यह प्रयोग इतना अधिक खतरनाक है कि इसे केवल एक ही बार करके देखा जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान राजा को ऐसे उपायों पर विचार करना चाहिए और उसके नागरिकों को हमेशा और हर प्रकार की परिस्थितियों में उसकी तथा शासन की अवस्था बनी रहे, और इस प्रकार वे सदा उसके प्रति वफादार रहे। 10वां अध्याय। सभी प्रकार के राज्यों की शक्ति किस प्रकार मापनी चाहिए। 1. इन राज्यों की विशेषताओं की परीक्षा करते समय एक और बात पर विचार करना उपयुक्त होगा, वह है कि क्या राजा इतना शक्तिशाली है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने बल पर ही खड़ा रह सके, या हमेशा दूसरों की सहायता की आवश्यकता बनी रहेगी। और इस प्रसंग को भली भांति स्पष्ट करने के लिए मैं उनके विषय में अपना मत प्रकट करता हूँ जो स्वयं अपने पर निर्भर रह सकते हैं, जो सैनिक या धन की प्रचुरता के सहारे दोनों का साथ उपयोग करके एक अच्छी सेना तैयार कर सकते हैं, जो किसी भी आक्रमणकारी से अच्छी तरह लोहा ले सकते हैं, और जिनको सदा दूसरों की जरूरत रहती है। उनके विषय में मेरा यह विचार है कि वे लड़ाई में शत्रु का सामना नहीं करते, किंतु उन्हें दीवारों के पीछे भागकर शरण लेनी पड़ती है और वहीं से अपनी रक्षा करते हैं। पहले के विषय में पीछे विवेचन किया जा चुका है और प्रसंग आने पर उसकी फिर चर्चा की जाएगी। दूसरे के विषय में इसके सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता कि वे राजा अपने नगर की किलेबंदी करें और अस्त्र शस्त्रों से सन्नद्ध रहें और आसपास के प्रदेश की कोई चिंता न करें, और जो भी अपने नगर की अच्छी तरह किलेबंदी कर लेगा तथा अन्य शासन व्यवस्था के संबंध में जनता के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जिसका पीछे उल्लेख किया गया, जिसकी आगे चर्चा की जाएगी, उस पर आक्रमण करने के लिए आक्रमणकारी की बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों पर अभियानों का सदा विरोध करते हैं जहाँ कठिनाइयाँ दिखती हैं। जिस राजा ने अपने नगर की सुरक्षा तथा अच्छा प्रबंध किया हो तथा जनता जिससे घृणा न करती हो, उस पर आक्रमण करना आसान काम नहीं। 2. जर्मनी में नगर अधिक स्वतंत्र हैं तथा उनका क्षेत्रफल सीमित है। जब चाहते हैं सम्राट की आज्ञा मानते हैं, न उससे डरते हैं, न अन्य पड़ोसी राजाओं से डरते हैं, क्योंकि वे इस प्रकार से सुसज्जित रहते हैं कि प्रत्येक सोचता है कि मैं उसे दबाना बहुत ही कठिन और श्रम साध्य कार्य है। चूँकि सभी परीक्षाओं और खाइयों तथा दीवारों से सुरक्षित तोपें पर्याप्त हों और जनता के भंडारों में सदा खाने पीने तथा जलाने की सामग्री एक वर्ष के लिए संग्रहित रहती है, और इसके अतिरिक्त जनता की कोई क्षति न हो, यह ध्यान में रखकर सामान्य गरीब जनता का पालन करने के लिए ऐसे शिल्पों में एक वर्ष तक काम देने की व्यवस्था रहती है जो उस नगर के जीवन की नाड़ियों के समान है तथा इन लोगों के जीवन निर्वाह के खास उद्योग हैं। इसके बाद भी सैनिक कव्याद अभ्यासों की कदर करते हैं तथा इसके अतिरिक्त निर्वाह के लिए अन्य व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। 3. अतः उस राजा पर जिसका नगर सुसज्जित है और जो जनता में अप्रिय नहीं बन सकता, आक्रमण नहीं किया जा सकता, और यदि आक्रमण हो भी तो भी आक्रमण करेगा, वह लज्जित होकर वहां से लौटेगा, क्योंकि न संसार के मामले ऐसे परिवर्तनशील हैं कि प्राय यह असंभव है कि कोई सेना लिए हुए एक वर्ष तक निरंतर साहसपूर्वक घेरा डाले रहे और कोई आपत्ति करे कि यदि जनता की संपत्ति नगर के बाहर हो तो उसको जलते देखकर उसमें धैर्य नहीं रहेगा तथा दीर्घकालीन घेरे की यातनाओं तथा अपने स्वार्थ के कारण राजा में उनका विश्वास कम होने लगेगा। तो मैं कहूँगा कि एक शक्तिशाली और योग्य राजा सदा उन पर कठिनाइयों पर विजय पा सकता है। कभी जनता को यह ढांढस बांध कर कि यह विभीषिका अधिक दिनों तक नहीं चलेगी, कभी शत्रु की नृशंसता पर का भय दिखाकर, कभी जो उसे अधिक मुखर या कट्टर प्रतीत होते उन्हें चतुराई से चुप करके। इसके सिवाय स्वाभाविक रूप से शत्रु वहां पहुंचते ही उसी समय सब लोगों के मन में अपनी रक्षा करने के लिए उत्साह और शक्ति रहती है, उस प्रदेश को जला देगा, नष्ट कर देगा। इसी कारण राजा को मन में शंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के पश्चात जब लोगों का आरंभिक उत्साह ठंडा पड़ जाता है, क्षति हो जाती है, आघात लग चुकता है,
और उसका कोई प्रतिकार नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में वे अपने राजा के और भी प्रबल समर्थक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसका उनके प्रति कुछ कर्तव्य है, क्योंकि उसकी रक्षा करते हुए उनके घर जल गए, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई। ऐसा मनुष्य मनुष्य का ऐसा स्वभाव ही है कि वह उपकार करके भी अपने को उसी प्रकार उपकृत समझता है जिस प्रकार उपकार पाकर। अतएव सब प्रकार भली भांति विचार किया जाए तो युद्ध के घेरे में बीच अपने नागरिकों के उत्साह को दृढ़ बनाए रखना एक बुद्धिमान राजा के लिए कठिन नहीं, यद्यपि खाने पीने की सामग्री तथा सुरक्षा के सामान की कमी न हो। अध्याय 11वां। धार्मिक राज्यों के विषय में। एक, मेरे लिए अब केवल धार्मिक राज्यों के विषय में चर्चा करना शेष रह जाता है। इनकी सब कठिनाई राज्य पाने के पहले तक ही रहती है, क्योंकि ये या तो गुण या भाग्य द्वारा प्राप्त होते हैं तथा दोनों के बिना अधिकार में बने रहते हैं, क्योंकि प्राचीन धार्मिक नियमों के अनुसार चलाए जाते हैं। ये नियम इतने प्रभावशाली तथा इस प्रकार के होते हैं कि उनके आधार पर राजा अपने पद पर सुरक्षित रहते हैं, चाहे वे किसी प्रकार का आचरण करें और कैसे भी रहें। केवल ये ही राजा ऐसे राज्याधिपति होते हैं जो उनकी रक्षा नहीं करते। यद्यपि इनकी प्रजा होती है किंतु उनकी शासन व्यवस्था नहीं करते। इस पर भी इन राज्यों के असुरक्षित होने के कारण उनसे कोई नहीं छीनता, और कोई शासन व्यवस्था न होने से प्रजा भी अपनी कोई व्यवस्था नहीं करती, न सोचती है, न उनसे अलग हो सकती है। फलतः केवल यह राज्य सुरक्षित या सुखी हैं। 2, किसी अन्य राज्यों के बड़े सिद्धांतों द्वारा पोषित होने के कारण जहाँ मानव मस्तिष्क नहीं पहुँचता, मैं उनके विषय में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी स्थापना या संचालन ईश्वर द्वारा होता है। अतः जो आदमी उनकी चर्चा करने का साहस करेगा उसे अहंकार या दुस्साहसी समझा जाएगा। तो भी यदि मुझसे कोई पूछे कि इहलौकिक सत्ता के क्षेत्र में गिरजा इतना अधिक शक्ति संपन्न कैसे हो गया, जैसे अलेक्जेंडर के समय तथा तक के शक्तिशाली इटली राजा और अकेले वे नहीं जो शक्तिशाली कहलाते थे, किंतु प्रत्येक सरदार और जागीरदार, चाहे वह कितना भी नगण्य क्यों न हो, लौकिक प्रभुसत्ता के रूप में उसे गिरजा को कम मानता था। और जब फ्रांस का राजा उसे आतंकित रहता और उसने उसे इतालिया के बाहर खदेड़ दिया और वेनिस वासियों को नष्ट ही कर डाला, यद्यपि यह तथ्य सुजात है कि तथापि मुझे नहीं लगता कि उनका भली बात स्मरण करना अनावश्यक होगा। 3, फ्रांस के राजा चार्ल्स ने इटली में आने से पूर्व यह प्रदेश पोप वेनिस वासियों नेपल्स के राजा, मिलन के ड्यूक और फ्लोरेंस वासियों के शासनाधिकार में था। इन शक्तियों को 2 मुख्य बातों का प्रधान रूप से ध्यान रखना पड़ता था। पहली कि कोई विदेशी सेना आकर इटली पर आक्रमण न कर सके, और दूसरी यह कि उनमें से प्रत्येक अधिक प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। सबसे अधिक सावधान रहना था उनमें से पोप तथा वेनिसवासी थे। वेनिसवासियों का सामना करने के लिए अन्य सबकी एकता आवश्यक थी, जैसा कि कोई फोरारा की सुरक्षा करते समय हुआ था, और पोप को रोकने के लिए रोम के सरदारों का उपयोग किया गया था। वे दलों में बटे हुए थे, और मीनो और क्लोनसी, और उनमें सदा परस्पर झगड़े की नौबत रहती तथा सदा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित पोप के विरुद्ध ही रहते थे, और पोप के राज्य को कमजोर और असुरक्षित बना दिया था। और यद्यपि कभी कभी कोई साहसी पोप निकल आता, जैसे सिक्सटस, तथापि उनके भाग्य और जान इन कठिनाइयों से उन्हें मुक्त नहीं कर सके। जीवन काल का संक्षिप्त होना भी इसी कारण था कि क्योंकि 10 वर्ष में जो एक पोप के जीवन का औसत समय था, कठिनाई से वह इनमें से एक गुट को पराभूत करने में सफल हो पाता था। इसलिए उदाहरण के रूप में यदि एक पोप ने क्लोनसी को प्राय समाप्त कर दिया था कि दूसरे का उदय हो गया, जो ओरसीनी का शत्रु होने के कारण उससे तो पीछा छुड़ा ही नहीं सका। कोलोनेसी को नष्ट करने के बजाय फिर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। इसका यह परिणाम हुआ कि इटली में पोप की इहलौकिक प्रभुसत्ता का आदर घट गया। 4, इसके बाद अलेक्जेंडर षष्ठ आया। उसने सभी पोपों की अपेक्षा जो उसके पहले ही हो गए थे दिखा दिया कि एक पोप धन या तथा सेना की सहायता से कितना शक्तिशाली हो सकता था, और वास्तव में ड्यूक वेलेंटिनो को
माध्यम बनाकर तथा फ्रांसीसियों के इटली में प्रवेश के अवसर से लाभ उठाकर वे सभी बातें की जिनका ड्यूक के कार्यों की चर्चा करते समय मैं पीछे उल्लेख कर चुका हूँ। और यद्यपि उनका उद्देश्य गिरजा की शक्ति का प्रसार का नहीं बल्कि ड्यूक के प्रभावशाली बनाना था, यद्यपि जो कुछ किया वह गिरजा की शक्ति बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ, जो उसकी मृत्यु के पश्चात तथा ड्यूक की शक्ति के ह्रास के बाद उसके प्रयत्नों की उत्तराधिकारिणी हुई। और उसके पश्चात पोप जूलियस आया, उसे समृद्धिपूर्ण गिरजा मिला, पूरा रोमानिया उसके अधिकार में था। रोम के रईस वेरन अस्त हो चुके थे तथा उनके गुटट अलेक्जेंडर के फलस्वरूप नष्ट हो चुके थे तथा धन संग्रह करने का मार्ग भी उसे खुला हुआ मिला। उसका अलेक्जेंडर के समय तक किसी ने अनुसरण नहीं किया था। 5 इन बातों का जूलियस के केवल अनुसरण नहीं किया किंतु उन्हें और बढ़ाया। और उसने बोलोन पर अधिकार करने तथा वेनिस वासियों को समाप्त करने की और फ्रांसीसियों को इटली से खदेड़ने की योजना बनाई। और इन सभी प्रयासों में उसे सफलता मिली और उसकी यह कहकर बड़ी प्रशंसा की गई कि जो कुछ कि उसने किया गिरजा की शक्ति संपन्न बनाने के लिए किया, किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। और सीनी तथा कोलोन सीसी गुट उसे जिस स्थिति में मिले थे उसी सीमा से उन्हें सीमित रखा। और यद्यपि उनमें आपस में कुछ भी मनोमालिन्य था, 2 बातों के कारण वे चुप थे। पहली, गिरजा की महान शक्ति से वे आतंकित थे। दूसरी, अपने कार्डिनलों का न होना, जो उनके आपसी सभी संघर्षों का मूल कारण थे, क्योंकि यह सब गुट जब उनके बीच कार्डिनल होते तो कभी शांत नहीं रहते थे, क्योंकि रोम में तथा उसके बाहरी गुटबंदों का प्रोत्साहन कर देते थे, जिनके सरदारों वेरन को बाध्य होकर रक्षा करनी पड़ती थी। और इस प्रकार पुरोहितों की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप सरदारों में फूट और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। पवित्र मूर्ति पोप लेओने को इसके फलस्वरूप अत्यंत शक्तिशाली पोप की गद्दी प्राप्त हुई। उनसे यह आशा थी कि यदि उनके पूर्ववर्तियों ने जहाँ हथियारों के बल से गिरजा को महान बनाया, यह उदारता तथा अपने अनगणित अन्य गुणों द्वारा उसे अधिक श्रद्धेय तथा महानतम बनाएगा। अध्याय 12वां सैनिक कितने प्रकार के होते हैं तथा भाड़े के सैनिकों के विषय में। 1. उन सभी प्रकार के राज्यों जिनका विवेचन करने का प्रारंभ में मैंने प्रस्ताव किया था, विशेष कर चुकने के बाद और किसी सीमा तक उनकी शक्ति या दुर्बलताओं पर प्रकाश डाल चुकने के बाद तथा उन उपायों को बताने के बाद जिनके द्वारा बहुतों ने राज्य प्राप्त किए तथा उन पर अधिकार जमाए हैं, अब मेरे लिए आक्रमण तथा सुरक्षा के उपायों की सामान्य रूप से चर्चा करना शेष रह जाता, जिनका पूर्व उल्लिखित सभी प्रकार के राजा उपयोग कर सकते हैं। हम पीछे कह चुके हैं कि राजा के लिए यह आवश्यक है कि अपने नियम मजबूत डाले, नहीं तो उसका नष्ट होना अवश्यंभावी है। और सभी राज्यों की, चाहे वे नए हों चाहे पुराने या मिले हुए हों, प्रधान आधार हैं अच्छे विधान और सेना है। चूंकि जहाँ अच्छी सेना नहीं वहाँ अच्छे विधान नहीं बन सकते, और जहाँ अच्छी सेना होती है अच्छे विधानों का होना स्वाभाविक है। अंत में विधानों के संबंध में मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, केवल सेना के विषय में चर्चा करूँगा। मेरा कथन यह है कि सेना जिससे कोई राजा अपने राज्य की रक्षा करता है, या तो उसकी अपनी होती है या किराए के सैनिक या सहायक सैनिक या मिले जुले होते हैं। किराए की सेना तथा मिली जुली एकदम व्यर्थ और खतरनाक होती है। और यदि कोई अपने राज्य की नींव किराए की सेना पर खड़ी करना चाहता है, वह कभी न तो मजबूत रहेगी न सुरक्षित, क्योंकि ये सैनिक कलहरत, महत्वाकांक्षी, अवज्ञाकारी और विश्वासघाती, मित्रों के बीच से की बघारने वाले, शत्रुओं के समक्ष कार्य ठहराते हैं, ईश्वर का भय नहीं करते और मनुष्य में विश्वास नहीं करते। जब तक आक्रमण नहीं होता तब तक हार नहीं होती। शांति के समय जब वे लूटते हैं और आपस के समय में शत्रु सिद्ध होते हैं। इसका कारण है कि जो थोड़ा सा वेतन मिलता है उसका अतिरिक्त सैनिक शिविर में रहने के लिए न उनके पास अन्य कोई उद्देश्य होता है, न अन्य कारण। और जब इसके लिए पर्याप्त नहीं तब वे तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार हों। जब तक तुम युद्ध नहीं करते तब तक वे अच्छी तरह तुम्हारे सैनिक रहने को तैयार रहते हैं, किंतु जैसे ही लड़ाई होगी वे भाग जाते और गायब हो जाते हैं। 3. यह बात मनवाने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि इटली का वर्तमान विध्वंस और किसी कारण नहीं, केवल इसीलिए हुआ
कि वह बहुत वर्षों तक किराए की सेना पर निर्भर बना रहा, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ कुछ बहादुरी की होगी और आपस में लड़ते समय वीर प्रतीत हुए होंगे। किंतु जैसे ही अब बाहर से आक्रमण हुआ, उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। इसी कारण फ्रांस के राजा चार्ल्स ने इतालिया को खड़िया में जीत लिया, और जिसने यह कहा कि इसके कारण से हमारे पाप थे, उसने ठीक कहा था, किंतु वे पाप नहीं थे जिनकी उसने कल्पना की थी, किंतु ये उन जिनका मैंने उल्लेख किया, और क्योंकि वे राजाओं द्वारा किए गए पाप थे और उसका दंड भी उन्हें भुगतना पड़ा। 4, इस सेना के अनुचित आचरण के विषय में और अधिक स्पष्ट कहना चाहता हूँ। भाड़े के सैनिक के सेनापति या तो सेना के योग्यतम व्यक्ति होते हैं या नहीं। यदि योग्य होते हैं तो तुम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वे सदा स्वयं व्यक्तिगत यश के महत्वाकांक्षी रहेंगे, या तो तुम ही को दबाकर जो उनके स्वामी हो, या तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध अन्य लोगों को दबाकर बड़े बनना चाहेंगे। इसके विपरीत यदि तुम्हारा सेनापति योग्य व्यक्ति नहीं है तो तुम्हें वैसे ही नष्ट कर देगा जैसे। और यदि कोई यह कहे कि जो हाथ में हथियार उठाएगा यही करेगा चाहे बाड़े का हो या नहीं, इसके उत्तर में मैं कहूँगा कि हथियार या तो एक राजा के द्वारा प्रयुक्त होना चाहिए या प्रजा के किसी प्रतिनिधि द्वारा। राजा को स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर नेतृत्व संभालना चाहिए और गणतंत्र में राजा को स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर नेतृत्व संभालना चाहिए और गणतंत्र को अपने नागरिक भेजना चाहिए। और यदि वह भेजा गया व्यक्ति अयोग्य सिद्ध हो तो उसके बदल देना चाहिए, और यदि वह योग्य सिद्ध हो तो विधान की सहायता से उस पर अंकुश लगाए, जिससे वे निश्चित सीमा का अतिक्रमण न कर सके। और अनुभव के आधार पर दिखता है कि राजा और गण प्रतिनिधि जब दोनों अपनी सेना पर निर्भर करते हैं तो महान सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि भाड़े की सेना की सहायता के सिवाय क्षति के और कुछ फल नहीं ठहरता। और अपनी सेना से सुसज्जित एक गणतंत्र अपने ही एक प्रतिनिधि का अधिकार विदेशी सेना से सुसज्जित व्यक्ति की तुलना में बहुत कठिनाई से स्वीकार करेगा। 5, रोम और स्पार्टा कई शताब्दियों तक सेना की लेस और स्वतंत्र रहे, और स्विट्जरलैंड वासी अच्छी तरह सेना से सुसज्जित तथा पूर्ण स्वतंत्र है। प्राचीन काल में भाड़े की सेना से सुसज्जित उदाहरण कारेथज वालों का है, जो रोम के साथ हुए प्रथम युद्ध के बाद अपनी भाड़े की सेना द्वारा प्राय नष्ट कर दिए गए थे। यद्यपि कारेथजवासियों के अपने नागरिक उनका नेतृत्व कर रहे थे बहनों के एपामिनुन्दा की मृत्यु के पश्चात मेचेदोन के फिलिप को अपनी सेना का सेनापति बना दिया गया था। विजय प्राप्त करने के बाद उसने उनकी स्वाधीनता छीन ली, और ड्यूक फिलिप्पो की मृत्यु के पश्चात मिलानेसी के वेनिस वासियों के विरुद्ध युद्ध में फ्रांचेस्को स्पोर्तसा को नियुक्त कर दिया, किंतु उसने कारावाजो में शत्रु को पराजित करके अपने मौलिक मिलान वासियों को उलट देने के लिए उनसे मेल कर लिया, जिसका पिता स्पोर्तजा नेपलस की रानी जियोवाना का सेनापति था। उसने उसके अचानक असुरक्षित स्थिति में छोड़ दिया, जिसके कारण कहीं राज्य न खो बैठे। बाध्य होकर उसे आरागोना के राज्य की शरण लेनी पड़ी। 6, और यदि अतीत में वेनिस वासियों तथा फ्लोरेंस वासियों ने इस प्रकार की सेनाओं की सहायता से अपने राज्यों का विस्तार किया और उनके सेनापतियों ने अपने को राजा नहीं बनाया किंतु उनकी रक्षा की, तो मेरा उत्तर है कि इस बात में फ्लोरेंस वासी भाग्यशाली रहे, क्योंकि उन वीर सेनापतियों में से जो भाग्य का कारण हो सकते थे, कुछ तो विजयी नहीं हुए और कुछ का विरोध हुआ। कुछ की महत्वाकांक्षाएं अन्यत्र थी जो विजयी नहीं हुआ। उनमें जियोवेनी आकूट था, वह जीत नहीं सका, अतः उसकी विश्वसनीयता की परीक्षा नहीं हो सकती। किंतु हर कोई स्वीकार करेगा कि जीतने पर फ्लोरेंस वासियाँ उसकी दया पर निर्भर करते हैं। स्पोर्ताजा की प्रतिद्वंदिता सदा बर्चेस्की करते रहे, वे एक दूसरे पर निगाह रखते थे। फ्रांचेस्को की महत्वाकांक्षा लंबार्दिया की ओर थी और ब्रेचियो की गर्जा तथा नेपलस के राज्य के विरुद्ध थी, किंतु कुछ समय पूर्व जो हुआ हम उसकी ओर मुड़े। फ्लोरेंस वासियों ने पाउलो वितेली को अपना सेनापति नियुक्त किया। वह अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने एक सामान्य स्थिति से उठकर महान यश अर्जित किया था। यदि वह पीसा को पराजित करने में सफल हो जाता तो फ्लोरेंस वासी पूरी तरह से उसके अधिकार में होते, उससे इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि
उसके शत्रुओं से मिल जाता तो कोई उपाय नहीं रह जाता, और यदि वे उसे रखते तो उसका शासन मानना पड़ता। 7 और वेनिसवासी यदि उसकी प्रगति पर विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि उन्हें दृढ़तापूर्वक तथा बड़ी योग्यता से कार्य संभाला, जब तक कि स्वयं की सेना से वे लड़े, जिसमें कि सभी वर्ग के लोग, संभ्रांत पुरुष तथा सामान्य लोग शस्त्रों से सुसज्जित होकर ईमानदारी से लड़े, जैसा कि उन्होंने भूभाग की ओर लड़ाई करने से पहले किया था। किंतु जैसे ही उन्होंने अपनी जमीन पर युद्ध करना प्रारंभ किया, उन्होंने अपनी इस अच्छी परंपरा को छोड़ दिया और वे इटली में प्रचलित युद्ध की शैली का अनुसरण किया। और आरंभ में जब भूभाग पर अपना अधिकार बढ़ा रहे थे, उनके पास बहुत बड़ा राज्य नहीं था, तब उनका यश बहुत था, इसलिए अपने सेनापतियों से उन्हें कोई विशेष भय नहीं था। किंतु उसके लिए उनके राज्य का विस्तार हुआ, जो कर्मिनियोला के सेनापतित्व में हुआ, तो उन्हें इस भूल का अच्छा सबक मिल गया, क्योंकि उन्हें एक अत्यंत योग्य नेता लगा, जो उसके नेतृत्व में उन्हें मिलान से ड्यूक को पराजित कर दिया था। दूसरी ओर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वह युद्ध के लिए अन्य मनसक हो गया है, अतः उन्होंने यह तय किया कि उसके नेतृत्व में और विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि वह नहीं चाहता था और इस वजह से कि जो जीता है वो कहीं वह भी हाथ से न निकल जाए। वे उसे निकाल भी नहीं सकते थे। उससे अपने को सुरक्षित रखना के लिए उन्हें उसका वध करना पड़ा। उसके पश्चात अपने सैनिकों के रूप में उन्होंने वेरगामो, बार्तोलोमेओ सान सेवेरिनो के रोवेर्तो, पितिलियानो के काउंट तथा अच्छी प्रकार के अन्य लोगों को रखा। उनके नेतृत्व में उन्हें हार जाने का ही खतरा था, अपने जीतने का नहीं, जैसा कि पीछे बाइला में हुआ। यहाँ तक कि एक दिन में इतना खो दिया जो बड़े परिश्रम से 800 वर्षों में प्राप्त किया था। अतएव इन भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए अधिकार मंद, स्थिर और दुर्बल होते हैं, और हार आकस्मिक तथा आश्चर्यजनक होती है। अतएव इन भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए अधिकार मंद और स्थिर, दुर्बल होते और हार के आकस्मिक आश्चर्यजनक होती है। और चूंकि मैंने ये उदाहरण इटली के इतिहास से लिए हैं, जो अनेक वर्षों तक किराए के सैनिकों द्वारा शासित रही है, अतः मैं इस प्रसंग पर और गहराई से विचार करना चाहता हूँ, जिससे कि इसके उद्भव और प्रगति पर विचार करके उसमें भली भांति सुधार किया जा सके। 8 तुम्हें यदि समझना है कि किस प्रकार इन पिछले वर्षों में इटली में साम्राज्य का बहिष्कार किया जाना प्रारंभ हुआ तथा पोप लौकिक राजसत्ता में अधिक रुचि लेने लगे, तो इटली अनेक राज्यों में विभक्त हो गया, क्योंकि अनेक बड़े नगरों ने अपने जागीरदारों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे, जो पहले सम्राट के कृपाभाजन थे, जनता को दबाकर रखते थे और गिरजे उनका समर्थन करती थी, जिससे वे उसे लौकिक राजसत्ता में अधिकार प्रदान करें। दूसरे नगरों में अनेक सामान्य नागरिक राजा बन गए। इतालिया प्राय गिरजा और एकाध गणतंत्रों के हाथों में चला गया, और इनमें से एक तो पुरोहित वर्ग के थे, दूसरे ऐसे नागरिक थे जो अस्त्र शस्त्रों के अभ्यस्त नहीं थे, अतः बाहर के सैनिक रखने लगे। पहला व्यक्ति जिसने इस प्रकार की सेना को यश प्रदान किया रोमानिया के कोनिओ का आल्बेरिगो था। उसके सैनिक विद्यालय से शिक्षा लेकर जो निकले थे, उन अनेकों में से वर्च्यो तथा स्फोर्तसा भी थे, जो अपने समय में इटली के भाग्य विधाता थे। इनके पश्चात और सब दूसरे आए, जिन्होंने हमारे समय इन सेनाओं का संचालन किया, और उनकी योग्यता का अंत में परिणाम यह हुआ कि इटली चार्ल्स के द्वारा रोंद डाली गई, लुई के द्वारा लूटी खसोटी गई, फेर्डिनेंड द्वारा नष्ट भ्रष्ट की गई और स्विट्जरलैंड वासियों द्वारा अपमानित की गई। 9 इन्होंने अपने सामने जो उद्देश्य रखा था वह था पैदल सेना को बदनाम करके पहले अपने लोगों के महत्व की वृद्धि करना, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके पास राज्य नहीं था, अपने पेशे पर ही निर्भर थे, और थोड़े से पैदल सिपाही उनके लिए महत्वहीन थे और अधिक लोगों का खर्च नहीं चला सकते थे। इसलिए उन्होंने घुड़सवार सैनिक रखे थे। अल्पसंख्यक होने से उनका खर्च भी चलाया जा सकता था और उन्हें रखना ज़्यादा प्रतिष्ठाप्रद था, और वह कभी उस सीमा तक पहुंच गई कि 20,000 सैनिकों की फौज में 2,000 से अधिक पैदल सिपाही नहीं रहते थे। इसके अतिरिक्त स्वयं तथा अपने सैनिकों को क्लांति
और भय से मुक्त करने के लिए हर एक उपाय का अनुसरण करते थे। लड़ाई में मार काट न करके वे बंदी बना लेते थे और बिना कर वसूल किए छोड़ देते थे। वे रात को किसी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जो नगरों में रहते थे वे रात में आक्रमण सेना के विरुद्ध आक्रमण नहीं करते। अपने शिविरों के आसपास न दीवार उठाते थे, न खाई खोदते थे, शीत ऋतु में अभियान नहीं करते थे। और ये सब बातें उनके सैनिक नियमों के अनुसार स्वीकृत थी और जैसा मैंने उल्लेख किया है, इनकी व्यवस्था परिश्रम और खतरों से बचने के लिए की गई थी। इसका फल हुआ कि इटली को दासत्व और अपमान सहना पड़ा।